हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका सुभाष देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में। और मैं अलका पांडे आज पढ़ाने जा रही हूँ आपको क्लास 9 में सब्जेक्ट होम साइंस चैप्टर 2 मैनेजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होम एंड फैमिली। मैनेजमेंट मीन्स व्यवस्था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होम एंड फैमिली, गृह और परिवार के संदर्भ में व्यवस्था पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। इसके पहले मैंने आपको व्यवस्था के बारे में बता दिया है कि व्यवस्था क्या होता है, व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका गृह की कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। गृह की कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। इस टॉपिक में आप गृह की कार्य व्यवस्था में प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, कोई भी कार्य व्यवस्था बनाई जाए, ठीक है, उसकी सफलता में सहायता देने वाले कुछ कारक होते हैं। जब कोई भी कार्य व्यवस्था बनाया जाता है तो उसकी सफलता के लिए उसके सफलता में सहायता देने के लिए कुछ कारक होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कुछ कारक के बारे में बताऊंगी, जैसे कि गृह की स्थिति, आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। जैसे कि गृह की स्थिति, परिवार का संगठन, परिवार का संगठन। थर्ड है परिवार का सहयोग, परिवार का सहयोग। एंड फोर है आय व्यय का संतुलन। आय व्यय का संतुलन। डियर स्टूडेंट, चलिए देखते हैं गृह की स्थिति। पहला कारक जो है वो गृह की स्थिति। गृह की स्थिति गृह के कार्य व्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है। डियर स्टूडेंट, गृह का निर्माण कैसे स्थान पर है, ठीक है। तो घर का निर्माण, जो घर बनाया गया है वो कैसे स्थान पर है, घर किस प्रकार का है, और यह दोनों बातें घर की व्यवस्था को प्रभावित करती है। यह दोनों बातें किसको प्रभावित करती हैं? घर के व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। जैसे घर से बाजार कितना दूर है, स्कूल कॉलेज कितने दूर हैं, डाकखाना है, बैंक है, अस्पताल है, और जो घर के जैसे कि आपके हस्बैंड है या फिर ससुर हैं या फिर आपके पिता माता हैं, ठीक है, उनका जो कार्यस्थल है, उनका ऑफिस जो है, अगर वो कहीं बाहर कार्य करते हैं, वो घर से कितना दूर है, इन सब बातों का प्रभाव जो है वो घर की व्यवस्था पर पड़ता है। तो घर के परिवार के सदस्यों के लिए जितना स्थान है उसके अनुरूप ही कमरों का प्रबंध करना पड़ता है। शौच गृह, स्नान गृह आदि का जैसा प्रबंध होता है, वैसे ही उनकी सफाई आदि का व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे कि जो घर की स्थिति है वो गृह की व्यवस्था को क्या करती है? प्रभावित करती है। नेक्स्ट है परिवार का संगठन। डियर फ्रेंड, अगर परिवार जो है एकाकी है, मतलब कि एकाकी परिवार जिसमें सदस्यों की संख्या कम होती है, जैसे कि घर में रहने वाले
पति पत्नी और उनके बच्चे, ठीक है। अगर इतने ही सदस्यों की संख्या है तो उसको एकाकी परिवार बोलेंगे, ठीक है। तो अगर परिवार जो है वो एकाकी है अथवा फिर संयुक्त है, मतलब कि जिस घर में संयुक्त परिवार क्या होता है, जिस घर में दादा दादी, मम्मी पापा, बच्चे, चाचा चाची, ताऊ ताई इतने लोग रहते हैं, वो होता है संयुक्त परिवार, जिसमें सदस्यों की संख्या जो होती है अधिक होती है, ठीक है। घर में किस आयु के सदस्य हैं, इन बातों को ध्यान में रखकर ही गृह व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है। एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार और घर में रहने वाले सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखकर ही गृह व्यवस्था क्या होता है, करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर छोटा परिवार है, ठीक है, तो जहाँ एक कार्य कुछ कम रहता है, जैसे छोटे परिवार में कार्य जो होता है वो कम रहता है, वहीं व्यवस्था जो होता है वो, जैसे परिवार तो है छोटा है, ठीक है, लेकिन जो घर का व्यवस्था है वह पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो घर की गृहिणी पर निर्भर करती है, ठीक है। और संयुक्त परिवार में जो है कार्य की संख्या अधिक होता है, ठीक है, और जो साधन होता है उसको जुटाने पड़ते हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार में, ठीक है, कार्य अधिक होता है और साधन भी क्या करने पड़ते हैं, जुटाने पड़ते हैं, लेकिन साथ ही गृहिणी को व्यवस्था के कार्यों में परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता मिलती है। संयुक्त परिवार में क्या होता है कि सदस्यों की संख्या अधिक होती है और वस्तुएं भी जो होती हैं अधिक जुटानी पड़ती है, लेकिन कार्य जो कार्य का भार है वह गृहिणी पे अकेले नहीं पड़ता है, घर के अन्य सदस्यों की क्या हो जाती है, सहयोग मिल जाती है, ठीक है। और कुछ कार्यों के भार से गृहिणी को मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि जब घर के सदस्य घर की गृहिणी का मदद करेंगे तो उन कामों से जो सदस्यों द्वारा मदद किया जा रहा है उन कार्यों से गृहिणी को क्या हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है परिवार का रूप और सदस्यों की संख्या जो है वह गृह व्यवस्था को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है परिवार का सहयोग। परिवार का सहयोग जो है वह भी गृह की व्यवस्था को प्रभावित करता है। कैसे करता है, जैसे कि अपने समस्त कार्य गृहिणी अकेले नहीं कर सकती। अगर जैसे डियर स्टूडेंट, अगर एक गृहिणी है वो घर में है, ठीक है, तो उनके लिए कार्यों की कमी नहीं होगी। एक कार्य खत्म नहीं हुआ तो दूसरा कार्य ऑलरेडी रहता है, ठीक है। तो अपने जो समस्त कार्य हैं उसको गृहिणी अकेले नहीं कर सकती हैं, ठीक है। अतः उनको मतलब गृहिणी को परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग मिलना आवश्यक है। और सदस्यों का सहयोग किस तरह से मिलना चाहिए, सदस्यों की संख्या और उनकी आयु के अनुसार और उनके योग्यता के अनुसार, ठीक है। जैसे कि जो गृह कार्य है उसमें सहायता करनी चाहिए। जैसे अगर घर में कोई बुजुर्ग महिला है, ठीक है, तो वो रसोई घर का कुछ काम कर सकती हैं, जैसे सब्जी काट सकती हैं, ठीक है। जो गृहिणी के हस्बैंड है, ठीक है, वो बाहर का कार्य कर सकते हैं, अपने ऑफिस का कार्य कर सकते हैं, बैंक का कार्य कर सकते हैं, मार्केट का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। जो घर की बड़ी लड़की हैं वह अपने मम्मी की सहायता कर सकती हैं खाना बनाने में, ठीक है, कपड़े धुलने में। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से क्या होता है कि जब परिवार का सहयोग मिलता है तो गृहिणी का कार्य आसान हो जाता है और कुछ कार्यों से उनको क्या होती है, मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार के सहयोग से सब सदस्यों में आत्मनिर्भरता, ठीक है, जब सभी सदस्य कार्य मिलजुल कर करेंगे तो जो परिवार के सदस्य हैं उनमें आत्मनिर्भरता और परिश्रम की आदत होगी, ठीक है। क्या होगी, उनमें आत्मनिर्भरता और परिश्रम की आदत होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आय व्यय का संतुलन। नेक्स्ट है आय व्यय का संतुलन। जैसे कि घर की व्यवस्था जो है, ठीक है, घर की पूरी व्यवस्था
बहुत अंश तक प्राप्त साधनों पर ही निर्भर करती है। जो घर की पूरी व्यवस्था होती है वो बहुत अंश तक प्राप्त साधनों पर ही निर्भर करती है, और इन साधनों को जुटाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इन साधनों को जुटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, परिवार की कुल आय उसकी आवश्यकताओं के अनुपात में हो तभी व्यवस्था जो है ठीक प्रकार से हो पाती है, और यदि आय कम हो और व्यवस्था अधिक हो तो सामने गृहिणी के सामने क्या आ सकता है? एक भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। अतः जैसे कि जो भी हो अपनी आय और व्यय में हमेशा संतुलन बना करके रखना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है गृह व्यवस्था की आवश्यकता एवं महत्व। नेक्स्ट टॉपिक है गृह व्यवस्था की आवश्यकता एवं महत्व। डियर स्टूडेंट, परिवार की सुख समृद्धि, ठीक है, परिवार की सुख समृद्धि तथा विकास के लिए गृह व्यवस्था अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। परिवार के सुख समृद्धि और विकास के लिए गृह व्यवस्था जो है वो अत्यंत ही आवश्यक है। इसके आधार पर परिवार के अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। गृह व्यवस्था के आधार पर ही परिवार के रहन सहन का स्तर उठाया जा सकता है। गृह के अर्थव्यवस्था के आधार पर ही परिवार के रहन सहन का जो स्तर है वो उठाया जा सकता है, ऊंचा किया जा सकता है। इसके लिए गृह व्यवस्था के लिए कुछ अत्यंत आवश्यकताएं और महत्व हैं, जैसे कि पहला है उचित कार्य व्यवस्था, उचित कार्य व्यवस्था, उचित अर्थव्यवस्था, उचित कार्य व्यवस्था, उचित अर्थव्यवस्था, श्रम की बचत, एंड 4 है समय की बचत। तो गृह व्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए इन बातों का महत्व है कि उचित कार्य व्यवस्था होना चाहिए, उचित अर्थव्यवस्था होना चाहिए और श्रम की और समय की बचत होना चाहिए। तो उचित कार्य व्यवस्था के लिए परिवार के सभी सदस्यों की अनिवार्य और आवश्यकताओं की, ठीक है, जो परिवार के सभी सदस्य हैं उनकी जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उनकी एक उचित योजना बनाकर उनके सहयोग से उनकी पूर्ति करने हेतु गृह व्यवस्था आवश्यक है। वंस अगेन, परिवार के सभी सदस्यों की अनिवार्य आवश्यकताओं की उचित योजना बनाकर सबके सहयोग से उनकी पूर्ति करने हेतु गृह व्यवस्था क्या है? आवश्यक है। इसके अतिरिक्त
जो आरामदायक आवश्यकताएं हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो आरामदायक आवश्यकताएं हैं उनकी संतुष्टि भी गृह व्यवस्था के माध्यम से ही संभव है। इस प्रकार की व्यवस्था से ही परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है तथा इससे पारिवारिक सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है उचित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है उचित अर्थव्यवस्था। डियर फ्रेंड, सीमित आय पर आधारित व्यवस्था के द्वारा ही, ठीक है, सीमित आय पर आधारित व्यवस्था के द्वारा ही आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो हो सकती है, ठीक है। जो सीमित आय है उसी के अनुसार ही आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, जिससे कि आय और व्यय का संतुलन अच्छे से बना रहे। नेक्स्ट है श्रम की बचत। श्रम की बचत, यदि कार्यों को व्यवस्थित रूप से और योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो श्रम की बचत होती है, क्योंकि जो भी कार्य करना हो सबसे पहले उसका योजना बनाना चाहिए कि उसको किस प्रकार से करना है, और इस तरह से करने से गृहिणी का श्रम की बचत होती है। नेक्स्ट है समय की बचत। नेक्स्ट है समय की बचत। डियर स्टूडेंट, केवल नियोजित व्यवस्था पर आधारित नियोजित व्यवस्था पर आधारित कार्य करने से ही स्वस्थ मनोरंजन, उचित विश्राम आदि के लिए समय की बचत की जा सकती है। यदि कार्य को नियोजित, ठीक है, व्यवस्था पर आधारित ही कार्य को किया जाए, ठीक है, तो स्वस्थ मनोरंजन, उचित विश्राम के लिए समय की बचत की जा सकती है और उचित अवकाश व्यक्ति को, मतलब उचित अवकाश मतलब जो उचित अवसर, मतलब जितना टाइम आराम करने के लिए चाहिए, इससे तात्पर्य है। तो उचित अवकाश ही व्यक्ति को नई चेतना तथा फिर से कार्य करने में लग जाने की क्षमता प्राप्त कराता है। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम कार्य में अवकाश ले लेने से, मतलब कि आराम कर लेने से इंसान की जो बुद्धि होती है फिर से नई हो जाती है और कार्य करने में मन लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है गृहिणी के गुण। गृहिणी के गुण। घर की व्यवस्था को उचित ढंग से चलाने के लिए गृहिणी में कुछ आवश्यक गुण होने चाहिए, जिससे कि वो अपने घर को अच्छे से क्या करें, व्यवस्थित रूप से चला सकें। इसके लिए कुछ निम्न गुण हैं, जैसे बुद्धिमान, उत्साह, ठीक है, ये सब क्या है, गृहिणी के गुण है। बुद्धिमान, उत्साह, कल्पनाशील, बुद्धिमान, उत्साह, कल्पनाशील और न्यायप्रिय और बातचीत करने की योग्यता। न्यायप्रिय, बातचीत करने की योग्यता। डियर फ्रेंड, एक अच्छी गृहिणी में ये सभी गुण होना चाहिए, जैसे कि बुद्धिमान, उत्साह, कल्पनाशील, न्यायप्रिय और बातचीत करने की योग्यता। गृहिणी को बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि गृहिणी के सामने गृहिणी को जो है प्रतिदिन किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए गृहिणी को बुद्धिमान होना चाहिए, जिससे कि वह प्रतिदिन आने वाले चुनौती का सामना कर सके और उसको अच्छे से
उसका निवारण कर सके, और गृहिणी का जो याददाश्त है वो तेज होना चाहिए। उत्साह, गृहिणी के अंदर उत्साह वाला गुण होना चाहिए, जिससे किसी भी कार्य को करने के लिए वो क्या हो, हमेशा उत्साहित हो। ठीक है। कल्पनाशील, नेक्स्ट है कल्पनाशील। तो उत्तम डियर स्टूडेंट, उत्तम गृह व्यवस्था के लिए गृहिणी में हमेशा गृहिणी में हमेशा कल्पनाशील होना चाहिए। ठीक है, कि वो अपने वर्तमान में होने वाले कार्यों को अच्छे से कर सके, और वह इस बात का भी कल्पना कर सके कि वो आने वाले समय के लिए किस तरह से और किस तरीके से अच्छे से वो उस कार्य को कर सकती हैं, उसका योजना बना सकती हैं। न्यायप्रिय, नेक्स्ट है न्यायप्रिय। तो उत्तम गृह व्यवस्था करने के लिए उचित न्याय करने के गुण होने चाहिए हर एक गृहिणी में। बातचीत करने की योग्यता, गृहिणी का एक और गुण है बातचीत करने की योग्यता। गृहिणी में परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत करने की योग्यता होनी चाहिए, जिससे कि वह अपने पसंद नापसंद योजना को अपने बातचीत के द्वारा परिवार के सदस्यों को बता सके, और परिवार के सदस्यों की योजनाओं को क्या करें, जान सकें। ठीक है। तो इस प्रकार परिवार में होने वाले विशेष अवसर के कार्यक्रम जो है बातचीत के द्वारा तय किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ गृहिणी में कुशल संचालनकर्ता, मतलब कि घर के सभी कार्य को अच्छे तरीके से चलाना, सफल निर्देशिका, मतलब कि वह किसी भी कार्य करने के लिए अच्छे से निर्देश दे पाए। ठीक है, आदि गुण भी आवश्यक है। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरह आपका चैप्टर 2 समाप्त होता है, मैनेजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होम एंड फैमिली। आई होप